हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम डिस्कस करेंगे A76 आइसबर्ग के बारे में। अभी काफ़ी न्यूज़ में है A76 आइसबर्ग, तो इसके बारे में, इसकी लोकेशन के बारे में और किस तरीके से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये जो इशू है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर के है, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं और मेंस में तो स्पेशली क्लाइमेट चेंज के ऊपर फोकस किया जाता है। तो इसका एज ए एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, कि एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वहां पर भी क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। बड़ी आइस शेल्फ से टूट करके आइसबर्ग मूव कर रहे हैं किसमें, जो हमारा सी है उसमें, और ये मेजर एक इंसिडेंट के रूप में मेजर रोल प्ले कर सकते हैं क्योंकि हम पहले भी हमने मूवी भी देखी है टाइटैनिक नाम से कि आइसबर्ग से टकरा करके जहाज किस तरीके से खतरे में गिर जाता है। तो ये आइसबर्ग जो होते हैं वो एक पहाड़ के तरह, माउंटेन की तरह होते हैं, टूट करके सी में मूव करने लग जाते हैं और मूव करने के बाद में ये कहीं पर भी टकरा करके, स्पेशली जो सी वाटर होता है उसके बिलो बिलो सी वाटर ये मूव करते रहते हैं आइसबर्ग। तो A76 जो आइसबर्ग है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अंटार्कटिका का वेस्टर्न पार्ट है, वहां पर है रोने आइस शेल्फ। रोने आइस शेल्फ से एक पार्ट टूट जाता है और टूट करके वेडल सी में गिरता है। तो हमारे लिए वेडल सी नाम इंपोर्टेंट हो गया, A76 जो आइसबर्ग है वो इंपोर्टेंट हो गया और रोने आइस शेल्फ इंपोर्टेंट हो गया। अब ये जो आइसबर्ग है वो सबसे बड़ा, अब तक का अगर हम कंपैरिजन किया जाए तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइसबर्ग है A76 आइसबर्ग। अब इसकी कैसे पता चला कि A76 जो आइसबर्ग है वो रोने आइस शेल्फ से टूट गया है, तो कोपरनिकस सेंटिनल 1 मिशन के द्वारा सैटेलाइट इमेज कैप्चर की गई और उसी से ये स्पॉट हुआ। अब ये सेंटिनल मिशन क्या है, तो सेंटिनल 1 एक मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। सेंटिनल 1 एक मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और ये मिशन किसके तहत है, कोपरनिकस इनिशिएटिव के तहत। तो दोनों को मिला करके कोपरनिकस सेंटिनल 1 मिशन के तहत ये इमेज कैप्चर की गई थी। अब कोपरनिकस जो इनिशिएटिव है वो क्या है कि अर्थ को ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, उसी का नाम है कोपरनिकस इनिशिएटिव। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपको लोकेशन बेस्ड पूछ लेंगे या फिर A76 नाम देकर के पूछ लेंगे कि ये किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि आइसबर्ग है। तो ये तो हो गया प्रीलिम्स की बात। मेंस में पूछ लेंगे जब क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट देखने को मिले कि आइसबर्ग ग्लेशियर्स वाले रीजन पर क्या इफेक्ट गिर रहा है, तो आप एग्जाम्पल के नाम पर इसका यूज कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग में। तो ये हमने डिस्कस किया A76 आइसबर्ग के बारे में जो काफी इंपोर्टेंट न्यूज में है इस समय। अब हम द हिंदू की जो इंपोर्टेंट न्यूज है उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, यास में बिकम ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आईएमडी इंडियन मीटेरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसने एक स्टेटमेंट दिया है कि एक नया साइक्लोन आने वाला है यास हमारे बे ऑफ बंगाल में, और ये बहुत ही वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने वाला है। देखो, ये किस आधार पे बोलते हैं, आईएमडी के द्वारा एक स्केल मेंटेन किया जाता है और किस स्टॉर्म की कितनी स्पीड है, विंड स्पीड कितनी है, उसके आधार पर इसको सीवियर, वेरी सीवियर, क्रिटिकल ये सब नाम दिए जाते हैं किसी भी साइक्लोन को। तो आईएमडी ने ये बात डिक्लेयर की है कि अभी हम तुकोते जो साइक्लोन है जो अरेबियन सी से उठा था उससे हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है वो काफ़ी इफेक्ट हुआ था। अब बे ऑफ बंगाल से स्टार्ट होने वाला है यास जो नया साइक्लोन है और उससे भी हमारे कई स्टेट जो है वो काफ़ी इफेक्ट होंगे। आईएमडी के बारे में अगर हम बेसिक फैक्ट देखें, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसको 1875 में एस्टेब्लिश किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है। इसका मेन काम ये है कि ये मीटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सीस्मोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रिंसिपल एजेंसी है आईएमडी। Next news, Gujarat emerges as a hotspot for
म्यूकोरमाइकोसिस इन इंडिया। गुजरात में केसेज म्यूकोरमाइकोसिस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल डिजीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक फंगल डिजीज है और कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनमें पोस्ट इफेक्ट के रूप में ये देखने को मिल रही है। स्पेशली वो पेशेंट जो शुगर के पेशेंट हैं और उनको जब स्टेरॉइड दी जाती है कोविड-19 के उपचार के दौरान तो उसमें ये केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। पहले भी राजस्थान, हरियाणा ने इनको एपिडेमिक इस डिजीज़ को डिक्लेयर कर दिया है और अब गुजरात भी एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1857 के अंडर इसको एक एपिडेमिक डिक्लेयर कर रहा है क्योंकि हाई फर्टिलिटी रेट इसके अंदर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट न्यूज, नेपाल हाउस डिसॉल्व्ड पोल्स इन नवंबर। देखो, नेपाल के जो पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। पहले भी हमने देखा है कि वहाँ के जो पीएम हैं उन्होंने वहाँ की राष्ट्रपति को ये अर्ज किया था कि जो पार्लियामेंट है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए और फ्रेश इलेक्शन करवाई जाए, लेकिन बाद में वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद में जो मिस्टर ओली है उन्होंने पार्लियामेंट में जो कॉन्फिडेंस वोटिंग होता है वो खो दी थी। उसके बाद में जो अपोजिशन पार्टी है उनको बुलाया गया कि आप अपनी सरकार बनाओ, तो वो अनेबल थी। दोबारा से मिस्टर ओली को रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर दिया जाता है एज ए पीएम और 1 महीने के अंदर उनको दोबारा से अपना कॉन्फिडेंस डिक्लेयर करना था कि हाँ, लोग उनमें विश्वास रखते हैं और वो पार्टी बनाने में, सरकार बनाने में सक्षम है। लेकिन दोबारा से मिस्टर ओली ने जो राष्ट्रपति हैं विद्यादेवी भंडारी उनके साथ में मिलकर के जो पार्लियामेंट है नेपाल की उसको क्या कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है। अब वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, ओवर 8 लाख माइग्रेंट वर्कर्स लेफ्ट दिल्ली ऑन स्टेट रन बसेज। दिल्ली की जो डिपार्टमेंट है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने कुछ डाटा, कुछ इंडेक्स, कुछ रिपोर्ट तैयार की है कि कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान 8 लाख से ज़्यादा ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जिन्होंने दिल्ली जो हमारी कैपिटल है उसको छोड़ा और अपने जो रेस्पेक्टिव होम टाउन्स हैं उसकी तरफ गए। इस समय कोविड-19 पेंडेमिक फर्स्ट वेव जब आई थी उस समय जो ट्रेन्स हैं, बसेज, उनको बंद कर दिया गया था। उसी का मेन रीजन रहा था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स पैदल जाने के लिए, अपने होम टाउन जाने के लिए मजबूर हो गए थे। इस समय जो ट्रेन्स हैं वो चल रही हैं तो ट्रेन को ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी के रूप में लोगों ने लिया है यहाँ से जाने के लिए, कैपिटल से अपने रेस्पेक्टिव होम टाउन्स जाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, पैंडेमिक हिट यूपीएससी एस्पायरेंट्स सीक 1 मोर चांस। यूपीएससी जो एस्पायरेंट हैं वो पहले भी पिछले साल जो 2020 में यूपीएससी का एग्जाम जून से एक्सटेंड होकर के अक्टूबर में हुआ था तो बहुत सारे एस्पायरेंट उसके बाद में गए थे सुप्रीम कोर्ट। अब दोबारा से यूपीएससी एस्पायरेंट जो अपने आप को पैंडेमिक हिट मानते हैं वो दोबारा से 2 कैटेगरी में गए हैं। एक वो लोग जिन्होंने वो पिछले साल कोविड की वजह से मजबूर थे, परेशान थे, कोविड से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड थे, एक तो वो कैटेगरी है और वो पेपर नहीं दे पाए, वो लोग गए हैं। दूसरे लोग वो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में पिछले साल कोविड-19 की फर्स्ट वेव के दौरान काम कर रहे थे तो उस समय उनको पेपर देना, एग्ज़ाम देना यूपीएससी का उनका इफेक्ट हुआ था और उनका लास्ट अटेम्प्ट था, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा चांस मांगने की कोशिश की है दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये यूपीएससी से रिलेटेड है और इस समय भी यूपीएससी का प्रीलिम्स की डेट आ गई है 10 अक्टूबर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब यूपीएससी कैसी बॉडी है, यूपीएससी के बारे में जो सारे बेसिक फैक्ट्स है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सब कुछ आपको बताना है। कहाँ पर? नीचे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, डिजिटल मीडिया टोल्ड टू रिमूव मेंशन ऑफ इंडियन वेरिएंट। जो हमारी गवर्नमेंट है उसने सोशल मीडिया जो कंपनीज है जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इसके अलावा और भी जो कंपनी जैसे ट्विटर है, इन सब डिजिटल प्लेटफॉर्म से बोला है कि आपने जो एक वेरिएंट है उसको इंडियन वेरिएंट के नाम से पब्लिश किया है, जबकि WHO ने बोला है कि मैंने तो कहीं भी इंडियन वेरिएंट का नाम ही नहीं लिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक एडवाइजरी जारी की है बहुत सारी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को,
कि आपने जो इस तरीके की न्यूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है कोरोना वायरस को लेकर के, तो उसको आप कर्ब करो। और आपने अगर ऐसा नाम डाला है कहीं पर भी इंडियन वेरिएंट, तो उसको आपको रिमूव करना है। ठीक है, यहाँ पर दे रखे हैं कि व्हाट्सएप हमारे इंडिया में कितने लोग यूज़ करते हैं, यूट्यूब कितने यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। तो इससे क्या होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर के किस तरीके से मिसयूज हो रहा है, उसको लेकर के पहले भी गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। और इस समय जब इंडियन वेरिएंट के नाम से किसी म्यूटेंट को फैलाया जा रहा है, तो काफ़ी एक तरीके से इंडिया के लिए परेशानी क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट न्यूज, कॉल फॉर एक्शन टू प्रोटेक्ट ओडिशा ट्राइब्स। उड़ीसा में पीवीटीजी के तहत जो ट्राइब्स आती है, डोंगरिया और बोंडा जो ट्राइब्स हैं, वो कोविड-19 की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए इस आर्टिकल में बोला गया है कि कोविड-19 की वजह से जो बहुत दूर बिल्कुल जंगलों में रहने वाली जो जाति परेशान हो रही है, तो उनके लिए गवर्नमेंट को स्पेशल वर्क करना चाहिए, क्योंकि इन लोगों में तो अवेयरनेस भी नहीं है ना, इन लोगों को तो पता भी नहीं है। अवेयरनेस ना होने की वजह से डेथ रेट यहाँ पर और ज़्यादा हो सकती है। तो कोविड-19 के केसेस जो यहाँ पर फैल रहे हैं, उनको कर्ब करने की आवश्यकता है। दूसरा, इस आर्टिकल में बोला गया है कि इस समय जो मार्केट है वो बंद है, और ये जो जाति है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब इनकी लाइवलीहुड ये फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। मार्केट बंद है, मार्केट बंद होने की वजह से ये अपने जो प्रोडक्ट हैं, जो भी इनके फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, उनको मार्केट में बेच नहीं पा रहे। अब जब बेच नहीं पा रहे लॉकडाउन और शटडाउन की वजह से, तो इन लोगों की आजीविका कैसे चलेगी? तो उसको चलाने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ये जो एक्टिविस्ट है वो डिमांड कर रहे हैं कि हेल्थ किट इन लोगों को बांटे जाएं, 3 लेयर्ड मास्क बांटे जाएं, मेडिसिन, विटामिन इनको बांटे जाएं, स्पेशली जो न्यूट्रिशन बेस्ड जो फूड है वो भी इन लोगों को अवेलेबल करवाया जाए, ताकि इनकी हेल्थ का इशू जो है वो काफ़ी अच्छे से उसको मतलब उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, ये नेपाल से रिलेटेड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्ट के फर्स्ट पेज पे हमने फ्रंट पेज पे डिस्कस किया था कि नेपाल में मिस्टर ओली ने प्रेसिडेंट के साथ मिलकर के पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है। फ्रेश इलेक्शन होंगे नवंबर में। अब जो अपोजिशन है वो प्लान कर रहा है सुप्रीम कोर्ट वापस जाने का, ताकि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवाया जा सके। यहाँ पर न्यूज़ है इजराइल और हमास को लेकर के, एक दिन से वहाँ पर युद्ध विराम बना हुआ है। और ये आर्टिकल में ये बोला गया है कि इजिप्टियन जो है, इजिप्ट कंट्री एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहा है इन दोनों के बीच में शांति वार्ता बनाए रखने के लिए। देखो, इस तरीके का जो मीडिएटर का रोल है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले है। जैसे हमारे इंडिया के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम की स्थिति इस समय बनी हुई है, उसमें यूएई ने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो अगर पीस एस्टेब्लिश होती है किसी के मीडिएटर बनने से, तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन हमें क्लियर होनी चाहिए कि मीडिएटर जो है वो कुछ समय के लिए प्रेजेंट होता है। रियली में तो हमास और इजराइल के बीच में जो बेसिक इश्यूज हैं, जिनको लेकर के प्रॉब्लम है, वो सोल्व होने चाहिए। और सोल्व होने के लिए इन दोनों को आमने सामने आना होगा। इनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको मिलकर के इनको सोल्व करना होगा। नेक्स्ट न्यूज, चाइनाज फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इज डेड। चाइना के ऐसे साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट युआंग लोंगपिंग, जिन्होंने हाइब्रिड राइस को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उसी की वजह से चाइना में फूड सिक्योरिटी को वो लेकर के आए थे। और स्पेशली जो हाइब्रिड राइस को उन्होंने डेवलप किया, और फिर पूरे वर्ल्ड में इस तरीके का जो एग्रीकल्चर इनोवेटिव उन्होंने किया था ना, वो पूरे वर्ल्ड में फैला। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के नाम से चाइना में इनको जाना जाता है, और उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर में जो काम किया, इसी को लेकर के 2004 में वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा इनको प्राइज भी दिया गया था। नेक्स्ट न्यूज साइंस से रिलेटेड है। आज संडे है, और संडे वाले दिन साइंस पेज आता है द हिंदू में। फर्स्ट न्यूज है, सीरम्स सप्लाई टू कोवैक्स हिट बाय इंडियाज पुअर प्लान। प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी अगस्त 2020 की बात है, बोलते हैं कि हमारे इंडिया में वैक्सीन का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, हमने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया है। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर के वैक्सीन बना रहे हैं। अब
क्या होता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले ही कोवैक्स जो इनिशिएटिव है उसके तहत अलायंस कर लेता है, और ये जो अलायंस है उसमें ये डिस्कस किया जाता है कि जो अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन बनाएगा तो उसको पूरे वर्ल्ड में पहुंचाया जाएगा कोवैक्स के तहत। कोवैक्स एक इनिशिएटिव है जिसको गवी ने स्टार्ट किया है, GAVI। अभी GAVI क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है गवी, जिसको 2000 में एस्टेब्लिश किया गया था, और एक ग्लोबल वैक्सीन अलायंस के रूप में ये काम करता है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है उनको वापस में साथ में लेकर के आता है, ताकि जो भी वैक्सीन बनाई जा रही है उसको इक्वल तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं उनमें भी यूज की जा सके। तो ये कोवैक्स जो इनिशिएटिव है इसके तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने टाई अप कर लिया। अब इंडिया ने बाद में हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और धीरे धीरे पहले ओल्ड एज के लिए स्टार्ट होता है, फिर मिडिल एज के लिए स्टार्ट होता है, और फिर 18 एज से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इंडिया में अचानक से सेकेंड वेव आती है, और सेकेंड वेव आने की वजह से हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे, बाहर भेज रहे थे कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत, और भी जो कंट्रीज के साथ में हमने टाई अप कर रहा था, उसको प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि इंडिया में वैक्सीनेशन बढ़ाना पड़ा, और वैक्सीनेशन बढ़ाने की वजह से वैक्सीन की कमी हो गई। तो ये सीरम की जो सप्लाई है कोवैक्स इनिशिएटिव के तहत, वो इंडिया की जो पुअर प्लानिंग रही ना कोविड की सेकेंड वेव से लड़ने के लिए, उसकी वजह से हिट हुई है। उसकी वजह से सीरम ने जो टाई अप किया था उसको वो कंप्लीट नहीं कर पाया। बहुत सारी कंट्रीज के साथ में एग्रीमेंट साइन होने के बाद में भी हम उसको वैक्सीन अवेलेबल नहीं करवा पाए, और इसी का फ़ायदा उठाया चाइना ने। स्पेशली हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ में हमने एग्रीमेंट किया था, लेकिन इंडिया में ज़रूरत ज़्यादा होने की वजह से हम वहाँ पर जब वैक्सीन नहीं दे पाए तो चाइना ने उनको सपोर्ट किया, और एक तरीके से ये न्यूज़ फैलाने की कोशिश की कि इंडिया वादा करता है लेकिन उसको निभाता नहीं है। नेक्स्ट न्यूज, COVID-19 could become like common cold in future, studies suggest। इस तरीके की स्टडी सामने आ रही है कि कोविड-19 जो इस समय एक पेंडेमिक बना हुआ है, वो आने वाले समय में जब सभी लोगों में एक इसके लेकर के एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी बॉडी में, तो एक लाइक जो नॉर्मल फ्लू, नॉर्मल कोल्ड होता है उसी की तरह ये बन जाएगा। यहाँ पर न्यूज़ है, ब्रिक्स जो कंट्री है, ब्रिक्स में 5 कंट्रीज आती हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनके जो सारे साइंटिस्ट मिलकर के वो एस्ट्रोनॉमी में काम करेंगे। जो भी टेलीस्कोप इस समय है उसके नेटवर्क का यूज़ किया जाएगा, और ये सारे एस्ट्रोनॉमर्स, साइंटिस्ट, इसमें सारे टेलीस्कोप, सैटेलाइट्स, इनका यूज़ किया जाएगा, और एस्ट्रोनॉमी में इन 5 कंट्रीज़ के साइंटिस्ट मिलकर के काम करने, मतलब रिसर्च करने वाले हैं। और फ्यूचर में जो जो डायरेक्शंस हमें एस्ट्रोनॉमी में मिलेंगी वो इंडिकेट किए जाएंगे इस ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज, हाउ वाइट फ्लाइज केम सो एंड कंकर्ड इंडियाज क्रॉप। देखो, वाइट फ्लाई जो है वो नॉर्मली अगर हम बात करें तो कैरेबियन आइलैंड्स और सेंट्रल अमेरिका इस एरिया में पाई जाती है, वहाँ की नेटिव स्पेसीज हैं। अब वहाँ से इंडिया में कैसे आई, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले 1995 में इस वाइट फ्लाई को केरला में देखा गया था, और उसके बाद में ये धीरे धीरे पूरे कंट्री में फैलने लगी। प्रेजेंट टाइम में ये इशू है कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके सभी स्टेट में वाइट फ्लाई फैली हुई है। इसकी वजह से जो हमारी क्रॉप है वो काफ़ी इफेक्ट हो रही है, हमारा जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी डिक्रीमेंट हो रहा है इस वाइट फ्लाई की वजह से। अब इसके मेन कारण ये हो सकते हैं कि ये वाइट फ्लाई जैसे हमारे वहाँ से विदेश से जो इम्पोर्टेड प्लांट्स हैं उसके साथ में हो सकता है कि कोई बेबी इंसेक्ट लग करके आ गया हो और उसकी वजह से ये फैल गया हो, या फिर जो टूरिस्ट होते हैं वो अपने साथ में कुछ ऐसे प्लांट्स लाते हैं छोटे छोटे, उनकी वजह से भी ये फैल सकता है। तो इसका रियल जो कैसे इंट्रोडक्शन हुआ इस इन्वेजिव स्पीसीज का इंडिया में, इसके बारे में तो देखो कुछ नहीं पता है, लेकिन बस ये इस आधार पर ये लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि इस तरीके से इंडिया में इंट्रोड्यूस हो सकती है। लेकिन इसकी वजह से हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। अब इसको काउंटर करने के लिए देखो कोशिश तो की जा रही है, जैसे बायो कंट्रोल प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता है, और बहुत सारे जो भी प्लांट्स जो इसके होस्ट बन गए हैं और इसके जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की इसकी आवश्यकता है, जहाँ पर भी जिनकी होस्ट प्लांट्स में, जिन प्लांट्स में इसके होस्ट बन गए जहाँ पर ये रहती है वाइट फ्लाइज, उनको मॉनिटर करने की आवश्यकता है, और उस एरिया में बायो कंट्रोल प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता भी है।
नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, आइडेंटिफाइंग म्यूटेंट्स, कोविड-19 के जो म्यूटेंट्स हैं वो समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। अब इसको लेकर के काफ़ी रिसर्च की जा रही है। तो इंसाकोग एक कंसोर्टियम है हमारे इंडिया में 10 लैब्स का, और ये 10 लैब्स कोविड की सैंपल ले रही हैं और उन पेशेंट्स के वेरिएंट्स का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। तो इस आर्टिकल में यही बोला है कि हम जितने हम ले रहे हैं ना, हम लोग सैंपल ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कि 20,000 सैंपल्स लिए, जिसमें से 3900 वेरिएंट्स आइडेंटिफाई किए। मतलब इतनी जल्दी म्यूटेंट हो रहा है, इतनी जल्दी चेंज हो रहा है, वेरिएंट जो है वो इतनी जल्दी चेंज हो रहा है कोविड-19 का। नेक्स्ट न्यूज, वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वीमेन। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि चिल्ड्रन के ऊपर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो वीमेन है उसका वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसके बारे में एक्सपर्ट्स की क्या राय है। तो एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन को लेकर के कहीं भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो वैक्सीनेशन करवा सकती हैं। प्रेग्नेंट वीमेन हो जो है और जो लैक्टेटिंग वीमेन है, अगर उनमें वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडीज डेवलप होती है तो उनके बच्चे के लिए भी ये सेफ हो सकता है। हालांकि चिल्ड्रन के ऊपर वैक्सीनेशन का क्या प्रभाव होगा, इसके लेकर के इंडिया गवर्नमेंट ने जो भारत बायोटेक है उसको नोट दी है कि आप रिसर्च कर सकते हो कि बच्चों के 2 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको कैसे बचाया जाए कोविड-19 से लेकर के। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज का हम डिस्कस करने वाले हैं, ए जॉब क्राइसिस इन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। कोविड-19 की जो वेव आई, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव में हम कंपेरिजन करेंगे और सबसे ज़्यादा जॉब में क्या इफेक्ट देखने को मिला कोविड-19 वेव को। मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है इस आर्टिकल में। देखो, CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ डाटा इकट्ठे किए कि लॉकडाउन की वजह से क्या इफेक्ट हुआ। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट हुआ लॉकडाउन की वजह से वो है जॉब्स का काफ़ी लॉस हुआ। CMI ने ये बोला कि अप्रैल में जो जॉब है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट मार्च 2021 में 6.5% थी और अप्रैल 2021 में ये 8% हो गई। मतलब जैसे जैसे लॉकडाउन स्टेट में, रीजनल एरियाज में लॉकडाउन शटडाउन बढ़ने लगा, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होने लगी। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अप्रैल में 73.5 लाख जो जॉब है वो लोगों ने खो दी। इसके अलावा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसमें सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों की बात की गई है, दोनों को एक जगह इकट्ठे करके डाटा दिए गए हैं कि मार्च में इतने लोग थे जॉब में 39.81 करोड़ लोग, और अप्रैल में इनकी संख्या गिर करके 39.08 करोड़ हो जाती है। मतलब जो जॉब है उसमें काफ़ी डिक्रीमेंट देखने को मिला है। अप्रैल 2020 के यहाँ पर डाटा दे रखे हैं जब पूरे इंडिया में नेशनल लॉकडाउन था, फर्स्ट फुल मंथ ऑफ नेशनल लॉकडाउन, तब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 23.5% तक चली जाती है। अब यहाँ पर रूरल और अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कंपैरिजन किया जा रहा है। देखो, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अप्रैल 2021 में 7.13% है। मतलब अर्बन में जितनी है उससे कम है। अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है 9.8%। और ये जो रेट है नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो ये राइजेस देखने को मिल रही है, मतलब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर अर्बन और रूरल के मई के डाटा हैं। यहाँ पर अर्बन के हैं 12.2% और रूरल के हैं 9.4%। लेबर पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें अप्रैल 2021 की तो 40% है। मतलब 40% ऐसे हैं जो लोग हैं जो ही लेबर में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जॉब जो है वो काफ़ी इफेक्टेड एरिया है कोविड-19 की वजह से। अगर वीमेन और मैन में कंपैरिजन किया जाए तो वीमेन जो हैं उनको डबल चैलेंज देखने को मिला है। एक तो पहले ही उनका लेबर में पार्टिसिपेशन कम रहता है और उनमें हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रहा है कंपैरिजन टू मेल्स। जनवरी से अप्रैल 2021 पीरियड की बात की गई है। अर्बन फीमेल ऐसे लोग हैं जिनकी लेबर पार्टिसिपेशन रेट 7.2% है, कंपैरिजन टू अर्बन मेल्स 64.8%। मतलब मेल लोग इतने काम कर रहे हैं शहरों में और फीमेल जो हैं वो 7.2% ही काम कर रही हैं। अर्बन एरियाज में जो फीमेल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 18.4% है
और अर्बन मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6.6%। ये CMIE ने डाटा अपने पब्लिश किए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या देखने को मिला, तो एग्रीकल्चर सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसमें जॉब इंक्लूड हुई, मतलब जॉब में लोग जुड़े, और जगह से तो जॉब से लोग बाहर निकल रहे हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिसमें लोग जुड़ रहे थे। जुड़ने का मेन कारण ये था कि जो वर्कर्स थे, जो माइग्रेंट वर्कर्स जो काम कर रहे थे शहरों में जाकर के, वापस जब अपने गांव आए तो एग्रीकल्चर अपने खुद का जो जमीनी वर्क था उससे जुड़ने लग गए वर्क के लिए। महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी डाटा के जो मतलब डाटा हैं वो भी ये दिखाते हैं कि अप्रैल 2021 में 2.7 करोड़ हाउस होल्ड ने साइन अप किया है, और पिछले साल से अगर कंपैरिजन किया जाए तो 1.3 करोड़ ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी मतलब मनरेगा के लिए अपना काम किया है। तो इस आर्टिकल में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रूरल एरियाज में भी इसी तरीके का कोई जो एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए ताकि वहाँ पर भी जॉब लोगों को दी जा सके। अब देखो यहाँ पर स्टेट्स के डाटा दे रखे हैं कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस कोविड-19 की वजह से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद में राजस्थान में 28%, फिर दिल्ली, फिर गोवा। गुजरात एकमात्र ऐसा स्टेट है अगर हम देखें तो वहाँ पर पेंडेमिक की जो सेकेंड वेव है उसकी मतलब वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो काफ़ी कम देखने को मिली है। लोगों ने अपनी जॉब से काफ़ी लोगों को निकाला गया, लोगों को निकाला गया है। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि देखो कोविड-19 की वजह से जॉब गई हैं, लेकिन इस समय सब कुछ बंद ना होने की वजह से जो GST कलेक्शन है वो कम नहीं हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा GST कलेक्शन हुआ है। ई-वे जो बिल्स होते हैं, ई-वे बिल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 50,000 से ज़्यादा का जब माल एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है तो उसके साथ में ई-वे बिल होता है। तो इस तरीके के जो ई-वे बिल हैं ये फैक्ट ये दिखा रहे हैं कि डोमेस्टिक जो ट्रेड है उसमें कमी नहीं आने की वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट न्यूज, लास्ट में इस आर्टिकल में बोला गया है कि किस तरीके से जो स्टेट्स हैं वो इस इशू को गवर्नमेंट जो है वो सोल्व कर रही है। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो जिन लोगों के पास में राशन कार्ड है उनको क्या दिया जाए, अन्न दिया जाए, ग्रेन्स दिए जाए, और उसके अलावा एडिशनल 5 किलोग्राम ऑफ राइस एंड व्हीट फ्री टू राशन कार्ड होल्डर्स अक्रॉस द कंट्री दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं जैसे बिहार भी बोल रहा है कि जितना सेंटर दे रही है उतना ही हम खुद से एडिशनल देंगे PDS सिस्टम के तहत। तमिलनाडु ने बोला है कि हर राशन कार्ड होल्डर को 4,000 रुपये दिए जाएंगे, और इसके अलावा केरला अपनी तरफ से मतलब हर स्टेट अपनी अपनी तरफ से जो पुअर लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनकी हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हमने कोविड का जॉब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, पुअर लोगों के क्या ऊपर इफेक्ट पड़ा, उनकी एक चीज और हम देख लेते हैं। कोविड-19 की वजह से जब लोगों की जॉब गई तो जॉब जाने की वजह से पैसे की कमी आई तो लोगों ने खाना कम स्टार्ट कर दिया, मतलब जितना डेली वो अपना डाइट ले रहे थे उससे कम खाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और कम खाना स्टार्ट कर दिया, इसके अलावा अनहेल्दी खाना स्टार्ट कर दिया, तो न्यूट्रिशन के जो लेवल है वो काफ़ी कम है। देखो इस समय तो लोगों की जॉब का इफेक्ट हम देखने को मिल रहे हैं, ये जो न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ये सारे जो इफेक्ट है वो हम पोस्ट 1-2 साल बाद में ये सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन में इश्यू क्रिएट हो रहे हैं, हेल्थ में इश्यू क्रिएट हो रहे हैं, न्यूट्रिशन लेवल जो है वो लोगों में काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। तो आर्टिकल में के तहत हम ये भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो दे रही है, जो भी ग्रेन्स दे रही है उसमें इस तरीके की डाइट दे कि उसमें न्यूट्रिशन भी ऐड हो। अब राशन कार्ड होल्डर्स के लिए तो गवर्नमेंट काम कर रही है, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको राशन कार्ड होल्डर्स नहीं है, वो उनको के लिए भी गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, उन लोगों के लिए भी ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।